हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो बार बार जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न है ना जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप लोग जो है ना इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी, वहाँ हमारा चैनल आ जाएगा। तो आप लोग जो है ना उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास ख़त्म होते ही इसका जस्ट जो है ना पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आप लोग जो है ना दोनों ग्रुप में ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि क्लास खत्म होते ही इसका जो है ना जस्ट पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जो है ना सभी प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए में नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी में गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी में कोसी नदी, ऑप्शन नंबर डी में दामोदर नदी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ना बाबू किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। तो चलिए आज का जो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या है कि बाबा बुदन की जो पहाड़ है ना वो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी में है गोवा में, ऑप्शन नंबर सी में है झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी में उड़ीसा में। जो बाबा बुदन की पहाड़ है ना बाबू वो कर्नाटक में, कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न है ना जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न बाहर से नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है उसको, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कि कौन सा शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है कोयम्बतूर को, ऑप्शन नंबर बी में है चेन्नई को, ऑप्शन नंबर सी में है सलेम को, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोयम्बतूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोयम्बतूर को जो है ना तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए में पोत शहीद से, ऑप्शन नंबर बी में कोलोन से, ऑप्शन नंबर सी में हुनुलियू से, ऑप्शन नंबर डी में लाल सागर से। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ता है पनामा को कोलोन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पनामा नहर जोड़ता है पनामा को किससे जोड़ता है? कोलोन से जोड़ता है। अगर आपसे यहाँ एक क्वेश्चन और पूछता है कि पनामा नहर का जो था ना बाबू स्थापना कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिए, कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दूर संचार, ऑप्शन नंबर बी में व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी में है परिवहन, ऑप्शन नंबर डी में है संचार। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा था? ऑप्शन नंबर ए में उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी में पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी में इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंजीनियरिंग जो था ना उसका निर्यात जो था उदारीकरण के बाद बढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका एक एलपीजी है, हम आप लोग को अच्छे से एलपीजी के बारे में समझा देंगे, अभी नहीं अगले वीडियो में जो है ना एलपीजी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो किस वस्तु का जो है ना निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा था बाबू? तो इंजीनियरिंग का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। इसका बाद इस वीडियो के बाद जो है ना बाबू एलपीजी का जो वीडियो है उसको भी हम
मतलब करवा देंगे आप लोग को, तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। इससे अगले क्लास में जो है ना एलपीजी के बारे में आप लोग को हम बहुत अच्छे से बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी में 50 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर सी में क्या है 50 लाख से कम, ऑप्शन नंबर डी में 1 लाख। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है 50 लाख से अधिक होती है। अगर आपसे क्या पूछेगा कि एक महानगर के बारे में ही पूछता है, क्या पूछता है कि महानगर की जो जनसंख्या कितनी होती है, महानगर की बाबू जो है ना जनसंख्या कितनी होती है 10 लाख से अधिक होती है। क्या होती है 10 लाख से अधिक होती है। तो आप लोग जो है ना ये भी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। जितना पॉइंट है ना बाबू जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है जूट को, ऑप्शन नंबर बी में है कपास को, ऑप्शन नंबर सी में है गेहूं को, ऑप्शन नंबर डी में है गन्ना को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस फसल को जो है ना उजला सोना कहा जाता है बाबू, कॉटन को जो है ना उजला सोना कहा जाता है। किसको कहा जाता है उजला सोना। कपास को जो है ना बाबू वो उजला सोना कहा जाता है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है। जो है ना बाबू किस खनिज को जो है तरल सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में कोयला को, ऑप्शन नंबर बी में तांबा को, ऑप्शन नंबर सी में सोना को, ऑप्शन नंबर डी में पेट्रोलियम को। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस खनिज को जो है ना तरल सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसको कहा जाता है बाबू, तरल सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर बाबू कमेंट करते रहिए, ताकि सभी प्रश्न का जो आंसर है ना आप लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर टेक्निक पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी में हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी में झारखंड में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मणिपाल सॉफ्टवेयर टेक्निक पार्क कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, दुर्गापुर इस्पात केंद्र किस राज्य में व्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी में तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी में है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी में आंध्र प्रदेश में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो दुर्गापुर जो है ना इस्पात केंद्र किस राज्य में व्यवस्थित है, पश्चिम बंगाल में व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि मयूरभंज लोह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए में झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी में उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी में मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी में छत्तीसगढ़ में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मयूरभंज लोह अयस्क उत्पादक क्षेत्र किस क्षेत्र में है, तो बाबू उड़ीसा में। किस क्षेत्र में, उड़ीसा में। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए बाबू, लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा, तो सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है कांडला, ऑप्शन नंबर बी में है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी में न्यू मंगलोर, ऑप्शन नंबर डी में है चेन्नई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पूर्वी तट पर स्थित है ना वह चेन्नई पतन है। क्या है बाबू, जो कौन सा पतन जो है ना बाबू पूर्वी तट पर स्थित है, वो चेन्नई पतन जो है ना पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए में जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी में वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी में ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू यह सभी प्रश्न होता है। जो औद्योगिकरण में जो है ना यह सभी
प्रदूषण होता है। क्या होता है कि आपका ध्वनि प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण भी होगा और जल प्रदूषण भी होगा। औद्योगिकरण में ये सभी प्रदूषण आपको देखने के लिए मिलता है। जिसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। 15 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है ना जल उपयोगिता सबसे अधिक है। जो इसमें कौन सा नदी का जो है ना बाबू जल सबसे अधिक उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में है कृष्णा को, ऑप्शन नंबर बी में ब्रह्मपुत्र को, ऑप्शन नंबर सी में गंगा को, ऑप्शन नंबर डी में गोदावरी को। इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो गंगा नदी का जो है ना जल मतलब अधिक उपयोगिता होता है। आप लोग जानते ही हैं जो गंगा नदी का जल जो है ना उपयोग में कितना लाया जाता है, कितना आदमी जाते हैं गंगा नदी के जल मतलब लाने के लिए। तो आप लोग इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि मानव भूगोल जो है ना क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए में रीटर ने, ऑप्शन नंबर बी में है रेतजेल ने, ऑप्शन नंबर सी में है कुमारी सैंपल ने, ऑप्शन नंबर डी में है टेलर ने। इसका जो एक डिफिनेशन है जो है ना बाबू मानव भूगोल का डिफिनेशन है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। यह किसने कहा था बाबू, कुमारी सैंपल ने कहा था। किसने कहा था, कुमारी सैंपल ने कहा था। रेतजेल भी जो है ना बाबू इसका भी एक जो है डिफिनेशन पूछ लेता है बहुत एग्जाम में, जो दो तीन बार पूछा भी गया। रेतजेल का जो डिफिनेशन है बाबू 2-3 बार पूछा भी गया। कुमारी सैंपल का भी 2-3 बार पूछा गया है। तो आप लोग जो है ना रेतजेल का भी हम बता दे रहे हैं, आप लोग उसको भी याद रख लीजिएगा। रेतजेल का क्या था कि मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का क्या था बाबू, एक संश्लेषित अध्ययन है। किसका है, यह रेतजेल के नियम था। किसका था बाबू, रेतजेल का नियम था। मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का परिवर्तनशील अध्ययन है। किसने कहा था, रेतजेल ने कहा था। अगर ये रहेगा ना, अगर यह रहेगा तो क्या हो जाएगा, रेतजेल हो जाएगा। दूसरा में क्या है कि कुमारी सैंपल जो वो अपने भाषा में जो था ना मानव भूगोल को डिफाइन किया था। क्या किया था कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था, कुमारी सैंपल ने कहा था। यहाँ एक ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा, यह देख रहे हैं कि अगर अस्थाई जो है ना बाबू, अस्थाई जो है अगर यह वध अगर देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा ना, अस्थाई जो दिख रहा है यह वध अगर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा तो आप लोग यहाँ से पकड़ सकते हैं कि यह कुमारी सैंपल का है। किसका है, थोड़ा डिफिनेशन में आप लोग का दिक्कत होगा कि 2 बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना तो आप लोग अच्छे से याद हो जाएगा। थोड़ा यहाँ दिक्कत होगा तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ऑप्शन नंबर ए में अरिये, ऑप्शन नंबर बी में नहारिकीय, ऑप्शन नंबर सी में नाविकीय, ऑप्शन नंबर डी में है तारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झीलों की चारों ओर जो बस्ती होगा ना बाबू वह नहारिकीय आएगा। कैसा आएगा बाबू, किस आकार में आएगा, नहारिकीय आकार में आएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर ए में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में मेघालय, ऑप्शन नंबर सी में बिहार, ऑप्शन नंबर डी में केरल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जो है ना बाबू जनसंख्या घनत्व वो न्यूनतम है, सबसे कम है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा बाबू, आप लोग को सभी प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में खनन, ऑप्शन नंबर बी में पर्यटन, ऑप्शन नंबर सी में गायन, ऑप्शन नंबर सी में शिक्षण। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्यटन जो है ना वो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप। पर्यटन समझिए, पर्यटन क्या होता है कि पर्यटन समझ लीजिए आपकी लोग जो यहाँ पर्यटन पे क्या आते हैं, तीर्थ यात्रा करने लिए आते हैं, मतलब घूमने के लिए आते हैं। जैसे समझ लीजिए मतलब विदेश से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। घूमने की जगह जैसे आप समझ लीजिए कि लाल किला हो गया ना, घूमने की जगह है ना, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्यटन। जैसे लाल किला हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, पटना का आपका गोल घर हो गया, तो घूमने की ही जगह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, पर्यटन। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। जो विश्व का जो है ना
और सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप क्या है बाबू? पर्यटन। ऑप्शन नंबर बी 19 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? काबसी दावर ने किस स्वचालित उद्योग की स्थापना किया था? जो काबस जी दावर जो था ना, वह किस स्वचालित उद्योग का स्थापना किया था? ऑप्शन नंबर ए में है लोहार इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर बी में चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो काबस दावर जी था, वह मतलब जो स्वचालित कौन सा उद्योग को किया था? सूती वस्त्र उद्योग को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर बाबू कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में व्यवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में कर्नाटक। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में व्यवस्थित है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में टेलर, ऑप्शन नंबर बी में हेम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी में रेतजेल, ऑप्शन नंबर डी में ब्लास्ट। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे बाबू? ग्रेफी टेलर थे। कौन थे? ग्रेफी, इसका पूरा नाम है ग्रेफी टेलर। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर बाबू कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है गंगा, ऑप्शन नंबर बी में यमुना, ऑप्शन नंबर सी में महानदी, ऑप्शन नंबर डी में नर्मदा नदी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भारत की सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है? यमुना नदी है। यमुना नदी क्यों प्रदूषित है? यमुना नदी जो है ना बाबू दिल्ली में होता है। कहाँ है? दिल्ली में है। क्यों? क्योंकि दिल्ली का जितना फैक्ट्री है, नाली की पानी है, सभी पानी जो है ना यमुना नदी में जाता है, इसलिए जो यमुना नदी अधिक प्रदूषित नदी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का पहला सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में पंजाब, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश हो ना चीनी का सबसे पहला उत्पादक है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पहले जो था ना बाबू महाराष्ट्र था। क्या था? पहले जो महाराष्ट्र था, लेकिन वर्तमान में कौन है बाबू? उत्तर प्रदेश है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। पहले कहाँ था? महाराष्ट्र था। आप जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या, कौन सी गतिविधि ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ऑप्शन नंबर ए में मछली पालन, ऑप्शन नंबर बी में खनन, ऑप्शन नंबर सी में शिकार करना, ऑप्शन नंबर डी में पशुपालन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पशुपालन जो है ना वह ग्रामीण बस्ती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका जो है ना निभाती है। क्या? जो गांव में रहते हैं ना लोग, उसको महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाते हैं बाबू? पशुपालन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पशुपालन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है ना नदी तट पर व्यवस्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है पटना, ऑप्शन नंबर बी में है आगरा, ऑप्शन नंबर सी में भोपाल, ऑप्शन नंबर डी में है कोलकाता। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भोपाल जो है ना बाबू, वो कोई सा नदी तट पर व्यवस्थित नहीं है। क्या है बाबू? भोपाल जो है ना वो कोई नदी पर व्यवस्थित नहीं है। कौन है? भोपाल जो है कोई नदी तट पर व्यवस्थित नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करते रहिएगा ना, तो ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि रबी फसल पैदा होती है? ऑप्शन नंबर ए में शीत ऋतु में, ऑप्शन नंबर बी में वर्षा ऋतु में, ऑप्शन नंबर सी में ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी में इन सभी ऋतु में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, रबी फसल जो होती है वो शीत ऋतु में होती है। ऑप्शन नंबर ए 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको
बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। जो रबी फसल जो होती है पैदा होती है कब होती है बाबू? शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना 28 को क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि जोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में सैम्पुल, ऑप्शन नंबर बी में वारेनिसियस साहब, ऑप्शन नंबर बी में रेतजेल, ऑप्शन नंबर डी में डार्विन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? वारेनिसियस। क्या क्या है बाबू? वारेनिसियस। जोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक वारेनिसियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ रेतजेल का अगर पुस्तक का नाम पूछ लेगा ना, रेतजेल का पुस्तक का क्या नाम था बाबू? एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या नाम था बाबू? एंथ्रोपोजियोग्राफी। रेतजेल का क्या पुस्तक का नाम था बाबू? एंथ्रोपोजियोग्राफी। आप लोग ये दोनों का पुस्तक जो है ना बाबू अच्छे से याद रखिएगा। यही दोनों का पुस्तक जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज का जो हमारा